हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपनी जो क्लास 10 साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपना लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक ये कंटिन्यू था, जिसके अंदर 6 क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसके 3 क्लासेज आना और बाकी है। एक क्लास ये हो जाएगी, इसके बाद में 2 क्लासेज और आएगी और अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा भाई। मतलब ये क्लासेज 4 क्लासेज और आनी है, फिर अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास नंबर 7 होगी। आइए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, एक तो ना क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक तो आपको ना वीडियो को अधिकतम शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ना अधिकतम बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए भैया। आप लोग यहाँ पे ना थोड़ी सी आप लोग लापरवाही बरत रहे हो, जो कि बर्दाश्त नहीं है भैया ना। तो आप लोग क्लासेज को अधिकतम शेयर किया कीजिए तो ना। और कैसी लगती क्लास वो चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। एक तो मैंने ना पहले ही थोड़ा सा पीपीटी बना के तैयार कर लिया है। कारण क्या है, थोड़ा सा ना गर्मी की समस्या है और गर्मी के कारण क्या है कि एक तो ना ये जो क्लासेज रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पंखा नहीं चला सकते। रीज़न क्या है कि थोड़ा सा ना नॉइस प्रॉब्लम हो जाती है, फिर है ना, साउंड आने लग, जो फैन होता है उसकी साउंड आने लग जाती है इस कारण। ठीक है, तो पहले से मैंने पीपीटी रेडी कर लिया है। चलो देखो, टॉपिक हमारा कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जिसके अंदर अपन 2 प्रकार के कंपाउंड देखेंगे, 2 प्रकार के यौगिक देखेंगे। एक तो देखेंगे एथेनॉल, जिसे आपकी बुक में एथनॉल लिखा है ना, तो कंफ्यूज मत होना, एथेनॉल बोलो चाहे एथनॉल, बात एक ही है। सेकंड है एथेनोइक अम्ल। अपन दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले एथेनॉल, तो सबसे पहले तो एथेनॉल की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण धर्म हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एथेनॉल होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। जो कमरे का तापमान होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कमरे का तापमान माना जाता है। जिस पर जो एथेनॉल होता है वो कैसी अवस्था में होता है भाई, द्रव अवस्था में होता है। सेकंड, सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। मतलब एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल ही है, जैसे मेथेनॉल ना, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे बहुत सारे ये सब के अल्कोहल है। तो एथेनॉल एक प्रकार के अल्कोहल ही है तथा यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। यानी जनरली जो भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे लिक्विड जिनके अंदर अल्कोहल होता है, उनमें जनरली एथेनॉल मिलता है भाई, है ना। जितने भी अल्कोहल है सभी में से अधिकतम मात्रा में एथेनॉल का यूज किया जाता है। तीसरा, एथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन। अब टिंचर आयोडीन क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो अल्कोहल का जलीय विलयन होता है, जो भी अल्कोहलिक जलीय विलयन है, यानी जो अल्कोहल और जल मिला के जो आपने विलयन बनाया है, उसमें 2 से 3% यदि आप लोग आयोडीन मिला देते हैं, आयोडीन मिला देंगे तो उसे अपन बोलते हैं टिंचर आयोडीन। और इसका यूज़ देखो जनरली क्या होता है कि जो एंटीसेप्टिक होती है ना, जहाँ पे आपके मान लीजिए घाव लग गया है ना, कोई जैसे कहीं पे आपकी स्किन पे डैमेज हो गया, तो वहाँ पर अपन इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कफ सिरप, जो खांसी की दवा वगैरह होती है, टॉनिक जो दवाई होती है, अन्य दवाई, उन आदि जैसी औषधियों तथा अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई, तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। पहली बात तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, इसे जनरली अपन अल्कोहल भी कहते हैं। और जो भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। और इसका उपयोग अपन टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक आदि जैसी औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है। हाँ भाई, आगे देखो, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। देखिए, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2OH। देखो, अल्कोहल की पहचान होती है OH, पीछे को OH जरूर लगा होगा, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी उसमें, है ना। देखो अपन कई बार क्या होता है, देखो इसको इस प्रकार में लिखा जाता है C2H5OH, तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
2 कार्बन है एक साथ लिख दिया, 5 हाइड्रोजन एक साथ लिख दिया, OH को अलग लिखा है क्योंकि अल्कोहल की पहचान होती है OH ग्रुप। OH ग्रुप होने पर ही वो अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र, किसका, एथेनॉल का। आगे एथेनॉल का संरचना सूत्र यानी इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अभी भी कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हुई है, एक वैलेंसी इस कार्बन से, यानी एक बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा होगा सेकंड वाले कार्बन से, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। आप लोग देख सकते हैं इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी, सभी कार्बन की, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी और ऑक्सीजन की डबल, ये कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4, इसने देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन सभी का 1 1 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो चुका है। क्लियर। आगे बात करते हैं एथेनॉल के उपयोग। तो पहला उपयोग पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में यूज किया जाता है, दवाओं तथा टॉनिक बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में, है ना, इन सभी में इसका यूज किया जाता है भाई। आगे देखो, अब बात करते हैं अपन एथेनॉल की अभिक्रियाएं। गर्मी बहुत है भाई आज। हाँ जी, एथेनॉल की अभिक्रियाएं सबसे पहले देखते हैं सोडियम के साथ। देखो ये आपने एथेनॉल लिखा है, ये सोडियम लिखा है। ध्यान रखना जो भी अल्कोहल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को और ऑक्सीजन को शामिल कर लीजिए। ये ना पूरा नेगेटिव पोर्शन होता है और हाइड्रोजन प्लस वाला पोर्शन होता है। भाई अभिक्रिया में प्लस माइनस की पहचान करना ज़रूरी है, इसी से ना आसान हो जाता है अभिक्रिया को बनाना। तो ये जो पोर्शन होता है ना, इसको आप नेगेटिव काउंट करना है, हाइड्रोजन प्लस और सोडियम प्लस, तो प्लस जाएगा माइनस के पास, तो CH3 CH2 ONA हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी। इसे हम बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। तो देखो क्या हुआ कि एथेनॉल, ये जो एथेनॉल है वो सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है तथा साथ ही सोडियम एथोक्साइड बनता है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको। सेकंड देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। अब पहली बात तो मुझे बताओ असंतृप्त का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इन्हें किस में बनाएंगे, संतृप्त का मतलब है वो असंतृप्त बनाना है। असंतृप्त का मतलब है ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ जब सिंगल बॉन्ड होगा इसको आप लोग या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी जब बनाएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं निकलेगा, कुछ चीज़ें निकलेगी भाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH3, इसमें कार्बन कार्बन बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे देख लीजिए आप लोग, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये कार्बन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये एथेन है। देख लीजिए कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये संतृप्त है। मुझे असंतृप्त बनाना है यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो क्या निकलना जरूरी है, हाइड्रोजन निकलना जरूरी है। क्योंकि जब हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो जैसे ये निकला, अब कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, तो हमें तो क्या 4 बॉन्ड बनाना है, तो 1 बॉन्ड हम यहाँ लगा देंगे, डबल बॉन्ड बन चुका है। तो इस प्रकार अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, तो वो देख लीजिए। तो असंतृप्त का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये बनाएंगे, किससे, सिंगल बॉन्ड से, यानी संतृप्त से असंतृप्त बनेगा। और बनने के लिए कुछ निकलेगा, यहाँ पे निकलता है जल का अणु, और जल का अणु निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो गर्म करेंगे ना वो करेंगे 443 केल्विन ताप पर। तो 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की आधिक्य मात्रा के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। दोबारा सुनिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है यानी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करना है। चेंज करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा जल का अणु। जल हमेशा कब निकलेगा, ये हमेशा H2SO4 की उपस्थिति में निकलेगा।
और गर्म करने पर निकलेगा। गर्म कितने टेम्परेचर पर करेंगे? 443 केल्विन ताप पर। तो 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिक की मात्रा के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। निर्जलीकरण का मतलब है जल का अणु निकल जाएगा। तो ये आपका एथेनॉल है। ये जो सिंबल है ना, ये ट्रायंगल, ये गर्म करने का होता है। गर्म करेंगे 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, देखो ये कुछ ऐसा है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो ये OH और ये H जल के अणु बन के निकल जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा सिंगल बॉन्ड। एक मिनट, ये जल के अणु के रूप में निकल जाएगा और जैसे ही जल के अणु के रूप में निकलेगा तो देख लीजिए ये हट जाएगा कंप्लीट। जब ये हटेगा तो आप लोग देख सकते हैं इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अपन जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अपन बीच में लगा देंगे डबल बॉन्ड। आप देख लीजिए प्रत्येक कार्बन के इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ चुका है, यानी असंतृप्त बन चुका है। तो वही केस यहाँ पर हुआ है। तो जब गर्म करेंगे तो जल का अणु निकलेगा, ये रहा, और कार्बन कार्बन नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी एथीन। ये एथीन होती है, सिखा चुका हूँ मैं ना, पिछले आप लोग वीडियो में देखना। यहाँ पे जो जल का अणु निकल रहा है किसकी उपस्थिति में निकल रहा है? H2SO4 की उपस्थिति में, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जो H2SO4 होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? निर्जलीकारक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए यदि कि किसी भी एक, कोई भी एक निर्जलीकारक का उदाहरण लिखो, तो आपको लिखना है सांद्र H2SO4। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो। सेकंड अपन ने लिखा था एथेनोइक अम्ल। देख सकते हैं आप लोग, अपन 2 प्रकार के कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे थे, पहला एथेनॉल, दूसरा एथेनोइक अम्ल। तो पहले आपने एथेनॉल की कुछ विशेषताएं देख ली, फिर एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया देखी। अब अपन बात करते हैं एथेनोइक अम्ल। तो पहले इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं और उसके बाद में फिर अपन देखेंगे इसकी भी अभिक्रियाएं। देखो, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ये जो एथेनोइक अम्ल होता है इसको जनरल भाषा में एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और आप लोग जानते हो एसिटिक अम्ल किसमें? सिरका में पाया जाता है ना। जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसमें एसिटिक अम्ल भी होता है। लेसन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, कुछ अम्ल लिखवाए थे प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, है ना। जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में, टार्टरिक अम्ल इमली में, वो सारी बातें। लैक्टिक अम्ल दूध या जो दही होता है उसमें मिलता है। मैथोनिक अम्ल या जिसे हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, वो चींटे के डंक में, नेटल के डंक में, वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः अपन एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। यानी जो भी एसिटिक अम्ल में आप लोग जल का और एसिटिक अम्ल का जो सॉल्यूशन होगा उसमें यदि 3 से 4% कौन एसिटिक अम्ल है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? विनेगर, सिरका बोलेंगे। जिसका उपयोग आचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यानी आचार को सड़ने से, गलने से बचाने के लिए अपन लोग एसिटिक अम्ल का यूज करते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। इसलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में यानी सर्दियों के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल का मतलब ही होता है बर्फ से, है ना। आपने सुना होगा ग्लेशियर यानी बर्फ के पर्वत, तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो जनरली जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है इसका जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 290 केल्विन होता है। इसलिए क्या होता है, ठंडी जलवायु में सर्दियों के दिनों में ये क्या हो जाता है? जम जाता है। और जब जमेगा तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। आगे देखो, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र ये होता है CH3COOH, है ना। देखो, आपने देखा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल होता है ना, पीछे आ रहा है ओइक। तो ओइक किसकी अनुलग्न होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है COOH।
तो जिसके भी पीछे COOH लगा होगा नाम के पीछे OIC जरूर आएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के फॉर्मेट होते हैं भाई। ठीक है, आगे देखिए एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र है, तो हमने इसको खोल के ऐसे बना दिया है। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, आगे वापस कार्बन, ये कार्बन आ गया। ये पूरा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो इस प्रकार होता है ना, COOH। प्रत्येक कार्बन के सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, हाइड्रोजन के, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं। तो पहले यह एस्टरीकरण अभिक्रिया। एक तो ध्यान रखना भाई, किसी भी नाम के पीछे जो करण शब्द लगता है ना, तो करण का मतलब होता है बनाना या बनना। अब क्या बनेगा, तो जो शब्द आगे लिखा होता है वही बनेगा। तो यहाँ पर लिखा है एस्टर, तो एस्टरीकरण में क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। और देखो एस्टर की पहचान होती है RCOOR। आर का मतलब है एल्किल ग्रुप, आर का मतलब क्या होता है भाई, एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। एल्किल क्या होता है, देखो ये होता है एल्केन। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो एल्किल बनता है। जैसे एक हाइड्रोजन कम होगा तो ये हो जाएगा CH3। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन से पूरा हो जाएगा और 1 बॉन्ड ये जुड़ा है। अब ये बॉन्ड देखो ये रहा, मान लीजिए यहाँ पे एल्किल, जैसे इसका नाम है मैथेन, इसका नाम हो जाएगा मैथिल। जैसे मैंने लिखा मैथेन के बाद में आएगा एथेन, C2H6, एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये हो जाएगा C2H5। ये मैथेन, ये मैथिल, ये एथेन, ये एथिल। तो जैसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम होता है तो एल्किल बनता है, तो ये एल्किल ग्रुप है ये, है ना। तो जब भी C डबल बॉन्ड O इससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे तो उस ग्रुप को बोलते हैं एस्टर। क्या बोला जाता है भाई, एस्टर बोला जाता है। तो देखिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले तो परिभाषा देखते हैं कि जब एथेनोइक अम्ल जो होता है, एथेनोइक अम्ल जो ये है, ये किसी अम्ल उत्प्रेरक, ये जो अभिक्रिया होगी किसी अम्ल या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। तो एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो आप लोग देख सकते हैं, यह आपका एथेनोइक अम्ल है, ये अल्कोहल है, ये अम्ल उत्प्रेरक आपने लिया है। तो देखो CH3COO, CH3COO, ये माइनस वाला पोर्शन होगा और ये वाला ग्रुप होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो CH3COO CH2CH3 और OH और H दोनों जुड़ के जल बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं ये एल्किल ग्रुप है, यानी ये R है, ये भी एल्किल ग्रुप है, ये R है। और आप लोग जानते हो RCOOR ये क्या होता है, एस्टर होता है। तो ये एस्टर का ही फॉर्मेट है ना, CH3 मैथिल, CH2CH3 ये क्या है, एथिल है ना। ये जुड़ गया, क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्लियर है भाई। आगे देखो, सेकंड है साबुनीकरण। वापिस देखो कारण आ रहा है तो इसमें क्या बनेगा, साबुन बनेगा। तो अभिक्रिया का नाम हो गया साबुनीकरण। ठीक है, तो देखो अभी जो एस्टर बना था ना, एस्टर बना था, अभी आपने देखा था, उस एस्टर की अभिक्रिया यदि हम किसी जैसे यहाँ पे NaOH से करवा दे, है ना, क्षार से करवा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो भी लवण बनेगा ना उसका उपयोग हम साबुन बनाने में करते हैं। ये जो लवण बनता है इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोल देते हैं साबुनीकरण। तो देखिए एस्टर जो होता है ना, ये जो एस्टर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से अभिक्रिया करके अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है, जिससे मैंने यहाँ पे इस लिखा CH3COOH। ठीक है, ये एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ पे क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को सोडियम ने विस्थापित कर दिया। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये किसका लवण है, सोडियम का। देख सकते हैं सेम है। तो जो भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल था ये सोडियम लवण का है, तो अल्कोहल बनेगा एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, जिससे साबुन बनाया जाता है। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है इससे हम साबुन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ये आपके सामने अभिक्रिया है। CH3COO ये माइनस होगा, ठीक है, Na प्लस होता है, दोनों जुड़ जाएंगे, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और ये अलग से C2H5OH ये अल्कोहल अलग से प्राप्त हो जाएगा। आगे देखो क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो जो एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अभी आपने देखा था ये पूरा माइनस होता है,
ये ग्रुप Na+ होगा, दोनों जोड़ेंगे तो CH3COONA प्लस ये OH और ये H दोनों जोड़ करके H2O बना लेगा। इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट। आगे देखो भाई, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखा एथेनोइक अम्ल, यहाँ पे लिखा सोडियम कार्बोनेट, यानी ये कार्बोनेट आ गया और ये आ गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ अभिक्रिया। तो देखो CH3COO- होता है, H+ होता है, ठीक है। इसमें CO3 ये तो माइनस वाला ग्रुप होता है और सोडियम प्लस वाला ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या क्या है कि जो एथेनोइक अम्ल है वो कार्बोनेट के साथ एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, जल बनाएगा और CO2 बनाएगा। लवण कौन सा बनेगा देख लीजिए, CH3COONA, दोनों जगह CH3COONA आ जाएगा। CO2 होने पर हमेशा CO2 निकलती है, ये कार्बोनेट होने पर CO2, तो CO2 आ जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, जल का अणु निकलेगा। तो जैसे ही जो एथेनोइक अम्ल है इसके अभिक्रिया अपन किससे करवाएंगे, कार्बोनेट से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस बनती है, ठीक है भाई। आई थिंक कुछ बातें समझ में आई होगी आपके, इसका रिवीजन करते रहना तो ना चीज़ें और भी आसान हो जाती है भाई। तो आज की वीडियो अपन इतना ही देखेंगे। थोड़ा क्या गर्मी की समस्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, और वीडियो थोड़ा सा डिले आ रहा है ना, इसका कारण ये भी है कि थोड़ा सा ना ये गर्मी की वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बाकी आज की क्लास कैसे लगी आपको लाइक करके बताना है, कमेंट करके बताना है और अधिकतम क्लास को शेयर करना है। थैंक यू।